बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अच्छा जी, हम तकरीबन कोई 1 वीक से क्लासेस कर रहे थे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन पर। जहाँ आवाज़ का इशू हो मुझे बता दीजिएगा। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी ताकि डिज़ाइनर को ये पता चल सके कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं, फिर प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन क्या होते हैं और हम इन्हें किस तरह यूज़ करते हैं। और आज इन दोनों फंडामेंटल्स की आज हमारी लास्ट क्लास है और कल से तकरीबन आगे के कोई 10 या 12 दिन हमारा टोटली प्रैक्टिकल वर्क है, टोटल प्रैक्टिकल। और जितना आप उसको टाइम देंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि कल जो कुछ हमने पढ़ा है उसको कल हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं कि डिज़ाइन तैयार कैसे होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें फाइनलाइज होनी चाहिए, किस किस तरह डिज़ाइन करना है, लेयर्स कैसे लेनी है, उस पर फिर फॉन्ट को कैसे यूज़ करना है, इमेजेस कैसे फ़िट करने हैं। कल और 2 दिन अगले जो हैं ना इंशाल्लाह हम करेंगे डिज़ाइनिंग। और आपके लिए भी डेली बेसिस पे 2 से 3 असाइनमेंट मिलेंगी आपको, ताकि आप भी डिज़ाइन करके भेज सकें। और जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें हमने सारा का सारा प्रैक्टिकल वर्क इस लिहाज से करना है कि व्हाट इज़ फ़ोटो रिटचिंग या फ़ोटो एडिटिंग, ये सारा हम 10-15 दिन में करके इस कोर्स को फाइनल कर देंगे। अच्छा जी, अब हम क्योंकि आज हमारी लास्ट क्लास है, इस हवाले से जो हमारी थ्योरी चल रही थी और ये आखिरी टॉपिक है जिसमें हमने चीज़ों को डिस्कस करना है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में। और सबसे पहली जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एम्फेसिस। इसका ये एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है जिसकी मदद से हम किसी भी क्लाइंट की या व्यूअर की जो डिज़ाइन देखता है उसकी आई कैच कर सकते हैं या आई कैचिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एम्फेसिस का जो बुनियादी मतलब है वो है किसी चीज़ पर ज़ोर देना या किसी चीज़ को इस कदर अहमियत देना कि वो ज़ाहिर हो जाए कि ये क्या है या दूसरी चीज़ों से अलग थलग कैसे है। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एम्फेसिस। एम्फेसिस इज़ द पार्ट ऑफ द डिज़ाइन दैट कैचेस द व्यूअर इंटेंशन। वो कहता है जब हम अपनी कोई डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम एक ऐसी कंपोजिशन करते हैं और एक ऐसा एरिया क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से जो देखने वाला होता है उसकी तवज्जो उस डिज़ाइन की तरफ मबजूल होती है। सबके माइक एक ही दफ़ा सारे के सारे ऑन हो जाते हैं। प्लीज़ ये ख्याल रखें कि बहुत ही अहम क्लास है ये, और अपने माइक भी ऑफ ही रखें। तमाम स्टूडेंट्स अपने माइक ऑफ ही रखें। एम्फेसिस मतलब जोर देना, और इसकी डेफिनेशन है ऐसा क्यों नहीं शो। आपके पास बाजी नेटवर्क का कोई इशू होगा, अदरवाइज़ मेरे पास भी शो हो रही है और काफ़ी दोस्तों के पास भी शो हो रही है। अगर किसी और के पास शो नहीं हो रही तो वो मुझे बता सकता है। स्क्रीन सही नजर आ रही है, वो डिस्कनेक्ट करके अब रिकनेक्ट हो जाए। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा नवीद भाई, ये
दोस्तों को कह दें एक दफ़ा फिर के अपने माइक ऑफ ही रखें। मेरी बात तो नहीं मानते, शायद आपकी इसको मान काइंडली देखें, आप लोगों का नुकसान है, रिकॉर्डिंग हो रही होती है और रिकॉर्डिंग में भी ये बातें आएंगी ना, तो आप लोग बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखें। गलती से होता है लेकिन ध्यान रखें, हमारा तो कभी नहीं खुलता माइक, तो काइंडली सब लोग इसको इंश्योर करें। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ें अब डिस्कस हो रही हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन या एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, और इसी की बेस पर ही सारा कोर्स ठहरा था, और इसीलिए मैं इस पर तकरीबन 10 दिन लगा चुका हूँ ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। और क्योंकि नेक्स्ट हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं 2-3 दिन मुसलसल, तो ये सब के लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको तवज्जो से सुना जाए। एम्फसिस मतलब ज़ोर देना या किसी चीज़ को हाईलाइट करना। इज़ द पार्ट ऑफ द डिज़ाइन, ये डिज़ाइन का एक हिस्सा होता है। दैट कैचेस द व्यूअर अटेंशन, जो कि देखने वाले की अटेंशन को या तवज्जो को मबजूल करता है, कैच करता है। जब भी कोई नया बंदा किसी भी रोड से किसी भी बिल्डिंग में इंटर होता है तो उसके सामने कोई एक ऐसा डिज़ाइन आ जाए और उसमें अगर एम्फेसिस का इस्तेमाल हो तो उसकी फ़ौरन आँख उस तरफ जाती है कि ये जो डिज़ाइन का हिस्सा है उसकी तवज्जो को मबजूल कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्फेसिस। और डिज़ाइनिंग में ये सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल प्रिंसिपल है। इस पर भी हमें तवज्जो देनी होगी कि जब भी हम कोई डिज़ाइन करें तो हमने उसमें एक ऐसा एलिमेंट डालना है जो देखने वाले की आंख को कैच करे, या देखने वाले की आंख उसको ऑटोमेटिकली कैच करे, उसका ध्यान उस तरफ जाए। इसे कहते हैं एम्फेसिस। अब एम्फेसिस है क्या, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखें जी, ये आपको एक डिज़ाइन नज़र आ रहा है। यकीन करें जैसे ही आपने इस डिज़ाइन को देखा होगा तो सबसे पहले आपकी आंख ने ये वाइट वाला ही जो शेप है इसको देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये आई कैचिंग है। ये ऐसा समझ लें कि फोकल पॉइंट है इस डिज़ाइन का। दरअसल इसी फोकल पॉइंट को ही एम्फेसिस कहते हैं। यानी कि आप एक डिज़ाइन तरतीब के साथ कर रहे हैं और तरतीब से हटकर कोई एक ऐसी चीज़ कर लेते हैं उस डिज़ाइन में कि देखने वाले की जो तवज्जो है वो उस तरफ खींची चली जाती है। तो जब इस तरह की तवज्जो खींची चली है आपके डिज़ाइन में, तो आप ऐसा समझ लें कि आपके डिज़ाइन में एम्फेसिस का इस्तेमाल है, प्रिंसिपल यूज़ हुआ है। अब मैं और भी इसमें कुछ चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये भी एक डिज़ाइन है। फ़ौरन देखने वाले की आंख क्या है, कैमरे के लेंस की तरफ गई है और बाकी चीज़ों को उसने क्या कर दिया है, ब्लर कर दिया है। कैमरे का कुछ हिस्सा ब्लर भी है मगर उसके जो दरमियान वाली पिक आपको नज़र आ रही है, ये दरअसल उसने जानबूझ के उसको ब्लर नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये अब एम्फेसिस का रूल उसने, प्रिंसिपल उसमें यूज़ किया है ताकि देखने वाले की आंख उसकी तरफ खींची चली है। अब ये देखें, ये भी एक डिज़ाइन है। उसने इस तरह फोकस किया है मैन के फेस को कि देखने वाले की आंख सारा डिज़ाइन छोड़कर, सारी कलरिंग छोड़कर, सारा हिस्सा छोड़कर सिर्फ उसके फेस की तरफ ही देखता है। ये भी दरअसल एक मिसाल है, एग्जांपल है एम्फेसिस की। अब आपको समझ आ गई होगी कि आप अपने डिज़ाइन में एम्फेसिस का कैसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ। एक ही डिज़ाइन में आपने एक से ज़्यादा फोकल पॉइंट नहीं रखने या एम्फेसिस नहीं रखने। अगर आपने एक से ज़्यादा यानी कि 2 या 2, 3 या 4 अगर आपने ऐसे पॉइंट रख लिए तो रेपिटिशन हो जाएगी, और रेपिटिशन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर आपके डिज़ाइन में वो एम्फेसिस का रूल या प्रिंसिपल यूज़ नहीं होता और देखने वाले की आंख फिर फ़र्क महसूस नहीं करेगी कि ये 4 चीज़ें हैं और 4 चीज़ें अलग अलग हो गई हैं। तो जब भी आप एम्फेसिस का यूज़ करें तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि आपने डिज़ाइन में एक ही चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करना है, मुनफरिद करना है, ताकि देखने वाले की आंख उसको आसानी से कैच कर सके। फिर एम्फेसिस बाई, एम्फेसिस की कई किस्में हैं, ऐसा समझ लें। टाइप्स को तो नहीं कहूँगा, कई तरीक़ों से हो सकती है। ये बाई कंट्रास्ट भी हो सकती है, ये बाई वैल्यू भी हो सकती है, ये बाई पैटर्न भी हो सकती है, ये बाई साइज़ भी हो सकती है, और ये बाई प्लेस भी हो सकती है।
और सबसे पहले हम बात करेंगे एम्फेसिस बाय कंट्रास्ट। कंट्रास्ट के ज़रिए हम कैसे किसी भी फोकल पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं और एम्फेसिस का रूल यूज़ कर सकते हैं। हाउ, चेक इट। ये देखें जी, ये एक इमेज आपको नज़र आ रहा है। उसने जस्ट एक ही फोकल पॉइंट को हाईलाइट किया है उसका कलर चेंज करके, या उसने उसका ओरिजिनल कलर रहने दिया है और बाकी सारे हिस्से को उसने क्या कर दिया है, कंट्रास्ट के तौर पर देखा है। अब कंट्रास्ट है इसमें, ऐसा समझ लें जैसे हमने कैद मोहतरम की पिक के साथ किया था कि सारी ऑडियंस को हमने क्या किया था, ब्लैक एंड वाइट कर दिया था और कैद मोहतरम की पिक को हमने वैसा ही छोड़ दिया था कलरिंग में। तो दरअसल हमने उस पर क्या किया था, हालांकि हम सिलेक्शन सीख रहे थे मगर सिलेक्शन की मदद से हम एम्फेसिस कर रहे थे ताकि देखने वाले की जो आंख है उसकी तवज्जो मबजूल हो उस एरिया की तरफ जिसको हमने हाईलाइट किया है और उस पे एम्फेसिस का प्रिंसिपल यूज़ किया है। अब ये एम्फेसिस बाय वैल्यू भी हो सकती है, और वैल्यू मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी किसी कलर में आप ह्यू में आप डार्कर या लाइटर एरिया को इंक्रीज करते हैं या कम करते हैं तो वैल्यू क्रिएट होती है। तो जस्ट इसका भी मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये बाय वैल्यू है। इमेज बहुत सारे नज़र आ रहे हैं आपको, मगर देखें जब भी आपकी आंख पड़ी है तो ये जो सबसे ज़्यादा ब्लैक डार्कर हिस्सा है इस हिस्से पर पड़ी है, और बाकी जितना भी एरिया है नज़र तो ठीक आ रहा है आपको, मगर आप देखें कि आपको आपकी जो तवज्जो है वो इस कार्टून की तरफ गई है। और इसमें एक और चीज़ भी है, उसने यूज़ किया है मगर उसको उसने लाइट ज़्यादा दी है, उसकी तवज्जो आप नहीं देख रहे हैं, मगर मेरी तवज्जो है कि यहाँ पे आपको एक बुक नज़र आ रही है जिसके पीछे ये सारे लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं कि ये बुक मैंने देखनी है, ये बुक मैंने देखनी है। तो दरअसल आपका ज़हन यहाँ ही है क्योंकि ये एक पॉइंट है, ये एक रूल यूज़ हुआ है बाय वैल्यू, एम्फेसिस बाय वैल्यू यूज़ हुआ है और देखने वाले की जो तवज्जो है वो इस तरफ गई है। और इसी तरह एम्फेसिस बाय पैटर्न भी हो सकती है। किस तरह जी, बाय पैटर्न ये इस तरह होगी, एक ही पैटर्न यूज़ हुआ है मगर उसमें उसने एक ऐसे पॉइंट को कलर कर दिया है पैटर्न में कि वो वाज़े दिख रहा है, आप सबकी आंख सिर्फ उस रेड की तरफ जाती है जहां पे एम्फेसिस बाय पैटर्न का प्रिंसिपल यूज हुआ है। तो आप एम्फेसिस इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर आप एम्फेसिस बाय साइज की बात करें तो ये भी आपको मैं एग्जांपल दे दूं, ये चेक कर लें जी कि बाय साइज सेम ही डिज़ाइन चल रहा था, शेप चल रही थी, सेम ही कलर चल रहा था, मगर उसने एक ख़ास पॉइंट पर जाकर उसकी साइज़ को चेंज किया है और उसमें थोड़ा सा जो हेड शेप थी उसको भी, पहले सर्कल था अब उसने क्राउन की शेप इसमें डाल के उसको मज़ीद तवज्जो दी है ताकि देखने वाले की आंख जब भी इस डिज़ाइन को देखे तो आपको नज़र आ जाए कि आपकी तवज्जो मबजूल हो रही है। तो यहाँ देखें एम्फेसिस बाय साइज भी आप किसी भी क्लाइंट की, किसी भी व्यूअर की डिज़ाइन की तरफ तवज्जो मबजूल कर सकते हैं। और इसी तरह आगे हमारे पास एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं यूनिटी। यूनिटी दरअसल इत्तेहाद को ही कहते हैं। ये चीज़ों में क्लैरिटी के लिए यूज़ होती है। यूनिटी क्लैरिटी, किसी भी डिज़ाइन में जब हम यूनिटी का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं तो ऐसा समझ लें आप चीज़ों को क्लियर दिखाना चाहते हैं ताकि चीज़ें बिखरी हुई ना हो। ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है। इसके कैसे हम अपने डिज़ाइन में करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसकी आपने डेफिनेशन को देखना है। ये है अरेंजमेंट ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट्स। आपने डिज़ाइन एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज करना है या इस तरीके से अरेंज करना है दैट कंबाइन टुगेदर, वो एक कंबाइन सूरत इख्तियार कर जाएं, दे गिव फीलिंग ऑफ होल, और वो एक यूनिटी का एहसास दिलाएं।
यानी कि जब हम अपने डिज़ाइन में एलिमेंट्स को कुछ इस तरह अरेंज करते हैं कि वो आपस में मिलकर एक मुकम्मल होने का एहसास दिलाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? यूनिटी। यानी कि हम एलिमेंट्स को ही इकट्ठा करते हैं। डिज़ाइन जो एलिमेंट्स होते हैं हम उनको ऐसी तरतीब के साथ रखते हैं, ऐसे तरीके के साथ रखते हैं कि वो सारी की सारी कंबाइन हो जाती हैं, और कंबाइन होने के बाद हमें ये एहसास होता है कि अब ये मुकम्मल हो गई हैं और ये एक मुकम्मल तस्वुर दे रही हैं कि ये अब यूनिट के तौर पर इस्तेमाल हुई हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? यूनिटी। इसमें अरेंजमेंट ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट्स हो जाता है। अब ये इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, ये कैसे है, ये क्लैरिटी कैसे लाती है डिज़ाइन में। दरअसल ये रेपिटिशन होती है। आप यूनिटी क्रिएट कर सकते हैं एज रेपिटिशन। कैसे? ऐसे कि आपने सेम ही चीज़ों को रिपीट किया है, सेम ही सर्कल को रिपीट किया है, मगर आपने उसको इस अंदाज के साथ, तरतीब के साथ अरेंज किया है या तरतीब दी है उसको कि अब लग रहा है कि ये मुकम्मल एक ही चीज़ है और एक ही ग्रुप है इन शेप्स का। तो जब ऐसा तस्वर आपके डिज़ाइन में आएगा तो आपके डिज़ाइन के अंदर क्लैरिटी होगी। अगर एक हिस्सा इसका यहाँ होता, इस कॉर्नर पर, एक यहाँ मिड में होता और एक यहाँ होता और एक यहाँ होता, तो ये बिखरा हुआ होता। तो जब बिखरा हुआ होता तो आपको पता ना चलता ये किस मकसद के लिए यूज़ हुआ है। अब देखें यहाँ पे कंट्रास्ट भी यूज़ हुआ है यूनिटी के अंदर, और यूनिटी क्लियर हो गया है। अब ये एक ही फीलिंग्स दे रही है कि ये एक मुकम्मल ग्रुप है, मगर ये रेपिटिशन हुई है इसमें। अब देखें, देखने वाला जब देखेगा तो ये कहेगा कि ये कलर है, ये कलर्स हैं, ऐसा समझ लें। कोई नहीं कहेगा कि ये पेंसिल है। क्यों? क्योंकि तमाम पेंसिल मिलकर एक होल फीलिंग दे रही हैं कि ये कलर्स है, ये पूरा ग्रुप हो गया है। अब जब इस तरह की सिचुएशन आप डिज़ाइन में डालते हैं तो आपको आपके डिज़ाइन में क्लैरिटी आती है। तो अब कहने वाला, देखने वाला ये नहीं कह सकता कि ये एक कलर पेंसिल है। अब वो कहेगा कि ये कलर्स हैं। पेंसिल वाली बात अब चली गई है। तो ये दरअसल क्लैरिटी पैदा कर देती है। आप एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, पेंसिल सारी की सारी। और अगर इसमें मैं मज़ीद इसमें देखें, आप बिल्डिंग की बात करें तो दरअसल ये कुछ अज्जा से बनी है, एलिमेंट से बनी है, जिसमें देखें जी ग्लास भी यूज़ हुआ है, एंगल भी यूज़ हुआ है, दूसरी चीज़ें मटेरियल भी यूज़ हुआ है। मगर अब ये कोई बंदा नहीं कह सकता कि इसमें ये चीज़ें यूज़ हुई हैं। अब बंदा कहेगा ये एक अच्छी बिल्डिंग है, और बिल्डिंग का तस्वर ही आपको यूनिटी का एहसास दिलाता है। अब ये आपको क्लैरिटी दे रहा है डिज़ाइन में कि ये बिल्डिंग्स हैं। आपका जहन भी क्लियर हो चुका है कि यूनिटी किसे कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है उसे मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मूवमेंट। इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अ डिज़ाइन। ये भी बहुत ही ऐसा समझ लें कि अहम और इंटरेस्टिंग मूवमेंट प्रिंसिपल है मूवमेंट। ये दरअसल यूज़ होता है आई ट्रैवलिंग के लिए। सबसे पहले तो समझ लें कि आई ट्रैवलिंग क्या है। आई ट्रैवलिंग ये है कि कोई भी बंदा जब रोड से गुजरे और उस पर साइन बोर्ड और बिल बोर्ड लगा हुआ हो, तो जैसे जैसे वो उसको क्रॉस करता जाए उसकी आंख उसी जगह ठहरी हो। और ये आती है डिज़ाइन में मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के जरिए। कैसे जी? इसको भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। पहले इसकी तारीफ डेफिनेशन देख लें। मूवमेंट इज द पाथ द व्यूअर आइज टेक थ्रू द वर्क ऑफ आर्ट। कि जब व्यूअर जो है ना वो एक रास्ता तलाश कर सके कि इस आर्ट पे जो वर्क हुआ है उसकी आंख उस पे जाके ठहर गई है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखें जी, ये एक एग्जांपल है कि सेम चीज़ें चल रही थी मगर उसने मूवमेंट ऐसी की है एलिमेंट्स की कि वो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये गिर रहे हैं। इस गिरने की मूवमेंट ने, इस गिरने के प्रिंसिपल ने मूवमेंट का एहसास दिलाया है। और देखने वाले की आंख अब लेफ्ट साइड पर नहीं है बिल्कुल भी, और सारी की सारी उसकी तवज्जो इन चार
लाइंस पर है कि ये क्यों गिर रही हैं। दरअसल ये मूवमेंट का प्रिंसिपल यहाँ यूज हुआ है जो देखने वाले की आंख को भा गया है और वो सारी की सारी तवज्जो इस तरफ अपनी दे रहा है। और इसकी अगर मज़ीद देखें जी, अब जब भी किसी बीच पे जाएं तो आपको लहरें जो नज़र आती हैं ये भी दरअसल मूवमेंट का एहसास दिलाती हैं और इसी मूवमेंट की वजह से आप उसको घंटों देखते रहते हैं कि ये वेव्स कैसे आ रही हैं। दरअसल ये भी मूवमेंट का प्रिंसिपल होता है। तो आप अपने डिज़ाइन में इस तरह की मूवमेंट पैदा करके इसे आई कैचिंग या आई ट्रैवलिंग बना सकते हैं कि आप चलते भी जाएं तो आपको ये एहसास हो कि ये चीज़ है क्या, इस डिज़ाइन में ऐसा क्या यूज़ हुआ है जो बार बार उसको पीछे मुड़कर देखने की कोशिश कराता है। अच्छा जी, अब उसके बाद एक प्रिंसिपल आता है रिदम। ये भी बहुत ही कमाल का चीज़ है, कमाल का प्रिंसिपल है। दरअसल इसे ताल कहते हैं, ताल या ताल मेल ऐसा समझ लें। ये बहुत ही अहम चीज़ है और इसे कहते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ रेपिटिशन। जो हमने रेपिटिशन पढ़ी थी, ये रेपिटिशन की दूसरी फॉर्म है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि इस रेपिटिशन में हम कुछ गैप देते हैं। जब हम गैप देते हैं अपने डिज़ाइन में तो ये रिदम पैदा करता है। कैसे, आप अगर किसी भी म्यूज़िक क्लास को अगर कभी ज्वाइन करें या गूगल पे लिखें, सर्च करें, उसका जो रिदम होता है वो तय होता है कि एक पॉइंट जहाँ से ख़त्म होता है उसके थोड़े से पॉज के बाद दूसरा पॉइंट वहाँ से शुरू हो जाता है। वो एक दूसरे के साथ तालमेल रखते हैं, इसे रिदम कहते हैं। अब ये कैसे है जी, ये देखें जी, सेम ही चीज़ है, रेपिटिशन हुई है मगर वो इस अंदाज से उसने इस रेपिटिशन में भी एक ऐसा गैप रखा है कि देखने वाले की आंख यहाँ पहले पॉइंट से स्टार्ट होती है और देखते ही देखते वो लास्ट जो है ना पॉइंट की तरफ चली जाती है। इसको कहते हैं जी रिदम। और ये फिर दोबारा पलटकर अपने पॉइंट की तरफ चली जाती है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा गैप है। अब दो लाइंस के दरमियान देखें कि इतना गैप है, रेपिटिशन है मगर रिदम ऐसा है कि जहाँ से एक पॉइंट ख़त्म हो रहा है दूसरा उसके थोड़े से गैप के बाद उसी एंगल में देखें स्टार्ट हो रहा है। इन डिज़ाइन आप जो है ना रिदम का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करके आप अपने डिज़ाइन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। फिर रिदम की टाइप्स होती हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। कितनी टाइप्स हैं जी, ये चेक कर लें जी। रिदम प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, इसमें जी रिदम की 4 टाइप्स हैं। पहली रैंडम है। ये देखें जी, रैंडम की आप अगर यहाँ से एग्जांपल देखें, ये रैंडम चल रही है। इसमें साइज कम छोटा सारा कुछ हो सकता है, गैप ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है। इसे कहते हैं रैंडम रिदम। और फिर एक रेगुलर रिदम होता है जो एक तरतीब के ख़ास तरतीब के साथ चलता है। जैसे आपकी हार्ट बीट है, हार्ट बीट जो आपकी है ये रेगुलर रिदम है। अगर इसमें थोड़ा सा भी फ़र्क आया तो इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इसे रेगुलर रिदम कहते हैं। इसके बाद अल्टरनेटिंग जो है वो भी रिदम होता है। उसकी मिसाल ये है कि एक अलग से, फिर दूसरा सेम, फिर तीसरा उस पहले जैसा और फिर चौथा दूसरे जैसा। इस रिदम से भी आप जो है ना चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। और प्रोग्रेसिव होता है, सेम एक ही हालत में चलता है, सेम एक ही हालत में। तो ये रिदम की कुछ अकसाम थी। और लास्ट में ये रिदम क्यों यूज़ होता है ये भी ध्यान में रख लें। ये चीज़ों को खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ होता है रिदम। अब अगर मैं लास्ट चीज़ की बात करूं, सबसे अहम, सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो प्रिंसिपल है, ये आपको जो पुरानी क्लासेस हैं उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मॉडर्न एज का या मॉडर्न इरा का एक प्रिंसिपल है जिसे रूल ऑफ थर्ड कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रूल है। अब ये रूल बन गया है, हालांकि ये प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं था डिज़ाइन का, मगर ये प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन बना है मॉडर्न ही दौर में। क्यों? और क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रिंसिपल है।
इसमें क्या होता है कि रूल ऑफ थर्ड में, पहले अपने जहन में ये चीज़ बिठा लें कि रूल ऑफ थर्ड है क्या। आप पूरे कैनवस को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। मैं भी ये आगे चल के आपको बताता हूँ। अच्छा, ये चीज़ समझ लें, आज जो भी डिज़ाइनर है वो रूल ऑफ थर्ड की पैदावार ही है। अगर वो रूल ऑफ थर्ड यूज़ नहीं करता तो वो डिज़ाइनर ही नहीं है, ऐसा समझ लें। और रूल ऑफ थर्ड की ही इतनी डिमांड है कि बाकी सारी चीज़ें पीछे रह गई हैं और रूल ऑफ थर्ड ही सारे के सारा आजकल चल रहा है। और ये 2 चीज़ों में सबसे ज़्यादा चलता है, एक डिज़ाइनिंग में और एक फोटोग्राफी में। अब ये है क्या, ये मैं बताता हूं कि एक पूरा कैनवस, अगर आप पूरा कैनवस जो जिस साइज का भी हो, आप सबसे पहले उसको 3 हिस्सों में तकसीम करें और 3 हिस्सों में तकसीम करने के बाद जो पैगाम आप देना चाहते हैं उसको जस्ट एक हिस्से पर रखें और 2 हिस्से उसके खुले रहने दें। उसमें नॉर्मल सी चीज़ें रखें, नॉर्मल से एलिमेंट्स रखें। तो जब आप ऐसा डिज़ाइन करेंगे तो ये रूल ऑफ थर्ड होगा। अब इसकी तारीफ मैं आपको बता दूं, डेफिनेशन ये देखें जी। द रूल ऑफ थर्ड इज अ कंपोजिशन गाइडलाइन दैट प्लेस योर सब्जेक्ट इन द लेफ्ट और राइट थर्ड ऑफ एन इमेज लीविंग द अदर 2 थर्ड मोर ओपन। ये एक ऐसी कंपोजिशन का गाइडलाइन है जो आपके सब्जेक्ट को तस्वीर के दाएं या बाएं 2 तिहाई में रखता है और बाकी सारे का सारा एरिया खुला छोड़ देता है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, ये एक ऐसा रूल है, ये एक ऐसी कंपोजिशन है गाइडलाइन की, जो हमने गाइड्स पढ़ी थी कि हमने चीज़ों को ग्रेड और गाइड कैसे करना है। ये गाइडलाइन की कंपोजिशन है जिसके ज़रिए हम अपने सब्जेक्ट को किसी भी एरिया में या किसी भी इमेज में एक ऐसी जगह पे रखते हैं जो उस पूरे कैनवस का थर्ड पॉइंट होता है। 2 तिहाई जो है ना जगह रखता है, वो बाएं भी हो सकता है, वो दाएं भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है, मगर बाकी जो 2 तिहाई हिस्सा होता है वो हम ओपन ही छोड़ देते हैं और उस ओपन एरिया से एक स्पेस पैदा होती है जिसके ज़रिए आपका जो व्यू है वो बेहतरीन दिखता है। अब पहले मैं उसका रूल बता दूं आपको, फिर मैं आपको उसको उसके एग्जाम्पल की तरफ ले चलता हूं। ये देखें जी, ये एक चीज़ है, हम पूरे कैनवस को इस अंदाज में 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। उसके हम ऐसा समझ लें 3 कॉलम्स लेते हैं और 3 रोज लेते हैं। ये एक प्रिंसिपल है। अब जिस पे लिखा हुआ है 41%, इसका मतलब ये है कि आपकी या क्लाइंट की जो आंख है उसका सारे का सारा जो फोकस होता है वो उसके बाएं आंख की तरफ से होता है और वो 41% इस हिस्से को कंट्रोल करती है जो यहां है, और इंसानी आंख का 20% यहां पे यूज होता है और इंसानी आंख का 25% यहां पे यूज होता है इस बॉटम पे, और उसका 14% यहां पे यूज होता है। तो जब भी आप अपना पैगाम, आप अपना मैसेज ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए या फोटोग्राफी के जरिए क्लाइंट को देना चाहते हैं तो आपका फोकस ये पॉइंट्स ही होने चाहिए जो 41% है, जो 20% है, 25% है या 14% है। जब आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आप मैसेज देना चाहते हैं क्लाइंट को, आप इन पॉइंट्स पर रखकर देखेंगे, सोचेंगे, तो आपका डिज़ाइन सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगा। और जो बाकी हिस्सा आपने ओपन रखा है जिसमें स्पेस का हमने इस्तेमाल पड़ा था, उस स्पेस के ज़रिए उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को, उस कैनवस को बहुत ज़्यादा जो है ना खूबसूरती मिलेगी, क्लैरिटी आएगी। कैसे? जस्ट चेक इट। अपना माइक ऑफ कर दें तमाम, अब आप अपना माइक ऑफ कर दें। बहुत ही अहम चीज़ चल रही है और लास्ट चीज़ चल रही है। अब देखें जी, एक कैनवस को हमने इस अंदाज और इस पॉइंट के साथ फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया है या फोटोग्राफर ने यूज़ किया है कि उसने अपने जो पैगाम वो दिखाना चाहता था क्लाइंट को, जिसकी वो पिक लेना चाहता था, वो जस्ट इन 2 पॉइंट्स पर रखी है और बाकी सारे हिस्से को उसने ओपन छोड़ दिया है।
अब देखें कि उसकी जो फोटोग्राफी है वो किस लिहाज से कितनी बेहतर है। अगर वो इसको सेंटर में रखता तो वो पैगाम ना दे सकता था जो इस अंदाज से दे रहा है। इस अंदाज को, इस अरेंजमेंट को, इस कंपोजिशन ऑफ गाइडलाइन को आप रूल ऑफ थर्ड कहते हैं। और इसी तरह अगर मैं इसकी मिसाल आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में दूं तो इसकी एग्जांपल ये है, मेरी गुजारिश है अपने माइक ऑफ रखें। अब क्योंकि मैंने आपको फोटोग्राफी की मिसाल दे दी है, अब मैं चलता हूं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में इसकी जो है ना एग्जांपल देने के लिए। जस्ट चेक इट। ये देखें जी, एक डिजाइन हुआ है, मगर उस डिजाइन को उसने इस तरह अरेंजमेंट कंपोजिशन की है कि जो उसका सब्जेक्ट था, जो जिस आदमी की आपको पिक नजर आ रही है, डाइटर रैम्स, ठीक है जी, उसने 10 प्रिंसिपल ऑफ गुड डिजाइन के एक पूरी किताब लिखी है या मैगजीन उसने छापा है, प्रिंट करवाया है, और उसका जो फर्स्ट पेज का डिजाइन है उसने रूल ऑफ थर्ड के जरिए किया है। और उसमें उस बंदे ने, जिस बंदे ने 10 प्रिंसिपल ऑफ गुड डिजाइन दिए हैं उसको मेंशन किया है। अब देखें आपका जो मैसेज है बिल्कुल शॉर्ट और क्लियर है। तो आप इस तरह भी ग्राफिक डिजाइनिंग में देखें जी, इस पॉइंट पर रहते हुए उसने इस पिक को सेट किया है और अपना पैगाम इन पॉइंट्स पर लिखकर यहां पे उसने पब्लिश्ड बाय और डिजाइन विद लिखा है। अब देखें कि आपको रूल ऑफ थर्ड के जरिए किस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग में क्लैरिटी और खूबसूरती ला सकते हैं, और ये मॉडर्न दौर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रिंसिपल है। और अब मैं आपको इसकी दूसरी एग्जांपल देता हूं। ये है जी, ये आप ऐसा समझ लें एक वेबसाइट का फर्स्ट पेज है जिस पे आप अपने पेट ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई भी जानवर लेना चाहें। तो अब देखें कि उसने भी अपने वेबसाइट पर फर्स्ट पेज पर रूल ऑफ थर्ड का किस तरह डिजाइन करा के पुट किया है यहाँ के देखने वाले की आंख उस पप्पी पर ही रहती है जो इस जगह छुपा हुआ है एक कंबल में। तो इन 2 पॉइंट्स को उसने फोकस किया है। जरूरी नहीं है कि जस्ट ये 2 पॉइंट ही आप यूज करें, आप ये 2 पॉइंट्स भी रख सकते हैं और बाकी एरिया आप ओपन छोड़ सकते हैं, और छोटी छोटी चीजें इस बॉक्स में आप रख के इनको डिजाइन में बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ये जी है रूल ऑफ थर्ड। और इंशाअल्लाह कल हम रूल ऑफ थर्ड के तहत ही अपनी सबसे पहली असाइनमेंट तैयार करेंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद बाकी चीज़ें करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्यारे अहबाब। अब मैं आपके सवालात लेता हूँ और सबसे पहले रिकॉर्डिंग को ही मैं ऑफ कर